बेसिकली आज का वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। वो एक सीएमए फाउंडेशन में एक एक्ट है जो 20 मार्क्स का आता है लॉ में। ठीक है। तो अभी मैंने एक सीएमए फाउंडेशन के बैच को पढ़ाया था और जब पढ़ाते वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि बच्चों को ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता है, ये एक्ट बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन एक्चुअली ये एक्ट बहुत ही सिंपल है। और जब मैंने देखा कि यूट्यूब वगैरह में तो बहुत लोगों ने लाइक 7-7 घंटा 8-8 घंटा 5-5 घंटे के वीडियोस बना के रखे हैं। हम कोशिश करेंगे आज ये चैप्टर को एकदम सिंपलेस्ट वे में और आपका सीएमए का स्टडी मैट में जितना टॉपिक है वो सारा टॉपिक कवर किया है इसमें, और एकदम सिंपलेस्ट वे में जितना जल्द से जल्द हो सके टॉपिक को कवर करेंगे। टारगेट है कि 20-25 मिनट में टॉपिक को कवर करा दे ताकि बच्चे लोग कहीं से भी कोचिंग पढ़ें, अगर वो स्टडी मैट लेकर बैठे तो वो इस टॉपिक को रिवाइज कर पाए। मेरा पूरा नोट्स सीएमए की फाउंडेशन के स्टडी मैट से रहेगा, और जिस भी बच्चे ने ये नोट्स को कर लिया और अच्छे से सुन लिया वो सारा का सारा एमसीक्यू आराम से कर लेगा। तो सर ये एक्ट कब आया था? 1 मार्च 1882। बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। अगर इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, मतलब क्या है इंस्ट्रूमेंट का? इंस्ट्रूमेंट वो चीज़ होता है ना, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब है सर एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिससे एक आदमी का राइट दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र किया जा सके, उसको इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। और नेगोशिएबल मतलब होता है सर ट्रांसफरेबल, नॉट नेगोशिएशन। बार्गेनिंग को नेगोशिएबल नहीं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से नेगोशिएबल का मतलब होता है सर ट्रांसफरेबल होना, ट्रांसफ़र करना। नेगोशिएशन नहीं होता है। एमसीक्यू है इसके ऊपर। ठीक है। नेगोशिएशन में टिक मत करना। सर कितने ज़रिए से ट्रांसफ़र कर सकते हैं सर इंस्ट्रूमेंट को? इंस्ट्रूमेंट क्या होता है सर? इंस्ट्रूमेंट रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिससे एक आदमी का राइट दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र किया जाता है। सही बात है। ठीक है, डन है। सर ये इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कितने ज़रिए से ट्रांसफ़र कर सकते हैं? दो ज़रिए से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहला ज़रिया सिर्फ डिलीवरी करने से ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे एक आदमी दूसरे आदमी को करेंसी नोट ट्रांसफ़र करता है तो मेयर डिलीवरी से ट्रांसफ़र हो जाता है। क्या आप नोट में सिग्नेचर करते हो क्या? नहीं, सिग्नेचर नहीं चाहिए। मेयर डिलीवरी से आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र हो रहा है। एक आदमी से राइट दूसरे आदमी के पास पास ऑन हो रहा है विदाउट एनी सिग्नेचर। सर इसको बोलते हैं मेयर डिलीवरी। और दूसरा होता है एक आदमी अपना राइट को दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र करता है बाय साइनिंग एंड डिलीवर। साइन करके डिलीवर करना, उसको बोलते हैं इंडोर्स एंड डिलीवरी। ठीक है। तो एक आदमी दूसरे आदमी को बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फॉर एग्जांपल अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में साइन करके डिलीवर करता है सर उसको बोलते हैं सर इंडोर्स एंड डिलीवर। ठीक है। मेयर डिलीवरी समझ में आया, करेंसी वाला एग्जाम्पल, और दूसरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला एग्जाम्पल। चलिए, उसके बाद तीन तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है अपने जो पढ़ेंगे यहाँ पे। प्रोमिसरी नोट बेसिक होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बहुत तरह से, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में सिर्फ तीन चीज़ कवर किया गया है, तो हम लोग वो सिर्फ तीन चीज़ ही पढ़ेंगे। पहला प्रोमिसरी नोट, दूसरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तीसरा चेक। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है नेगोशिएशन चेन। ये होता है कि अगर एक आदमी दूसरे आदमी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करता है तो वो उस दूसरे आदमी जो है वो तीसरे को भी कर सकता है, तीसरे आदमी चौथे आदमी को भी कर सकता है। जो कोई एग्जांपल में ये बंदा ने बी से गुड खरीदा। ठीक है। ये गुड खरीदा तो उसने क्या किया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया। उसी तरह से बी ने जिससे गुड्स और सर्विस लिया था उसने उसको नेगोशिएबल। तो बेसिकली चलता जाएगा ये चेन इन्फिनिटी। कोई इसका लिमिट नहीं कि कब तक 10 होगा 15 होगा, ऐसा कुछ नहीं। जब जितना चाहे आप लोग कर सकते हो ऐसे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट अलग से एमसीक्यू नहीं दिखेगा तुमको, बस एक सीखना ज़रूरी है। अब हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट। उसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि अ पर्सन नॉट हैविंग गुड टाइटल कैन नॉट ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन हिमसेल्फ हैज। ये इंग्लिश में ये टर्म पढ़ते हैं। बेसिकली होता है कि अगर आपके पास किसी चीज़ का ओनरशिप नहीं होता है तो आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़े थे हम लोग। कोई मान लो चोर है, अगर उसने प्रॉपर्टी कहीं से चोरी कर लिया, वो उसको ट्रांसफ़र कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो ओनर नहीं है। बट वो कॉन्सेप्ट ना यहाँ पे नहीं लगता है। ठीक है। वो कॉन्सेप्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नहीं लगेगा। अगर ये एग्जांपल से समझ में आएगा तुम लोग को। देखो जैसे ए ने बी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया, बी और सी ने बी से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चोरी कर लिया। सर सी के पास जो तो बैड टाइटल है, वो तो चोर है, उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। बट अगर मान लो सी ने वही चोरी किया हुआ चेक को या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज को उसने अपने जिस क्रेडिटर को जिससे गुड्स और सर्विस लिया था उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर दिया ना, देन वो जो सी होगा ना वो गुड ओनर माना जाएगा। उसका टाइटल गुड टाइटल माना जाएगा और कोई डी को केस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ना ऐसे मत कहना कि सर सी तो चोर था, उसके पास तो वैलिड टाइटल नहीं था तो वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज वहाँ पे नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट लगता है। बट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट नहीं लगता है। याद रहेगा सबको। ठीक है। ये रीड कर लेना ये टॉपिक। उसके बाद सर एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। आपके सीएमए के बुक में बहुत लंबा चौड़ा पैरा लिखा, उसको तोड़ दिया हम। सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? पहला होता है पीस ऑफ पेपर।
ठीक है, पीस ऑफ पेपर, रिटन डॉक्यूमेंट पढ़े थे ना हम लोग अभी, इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन है पीस ऑफ पेपर। तो पीस ऑफ पेपर बोले तो इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स राइट टू अ सम ऑफ मनी। रिटन इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन में पढ़ के आए थे हम लोग, रिटन डॉक्यूमेंट जिससे एक आदमी का राइट दूसरे आदमी को ट्रांसफर होता है, विच गिव्स अ राइट टू अ सम ऑफ मनी, इंस्ट्रूमेंट बोलना चाह रहा है, ठीक है सर। इट इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, सिंपल है, नेगोशिएबल का मतलब ही होता है ना ट्रांसफर करना। इट इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, उसको बोलते हैं नेगोशिएबल। सर दो जरिए होता है ना ट्रांसफर करने का, ऊपर पढ़ के आए थे हम लोग, एक मेयर डिलीवरी, दूसरा साइन एंड डिलीवरी, इंडोर्स एंड डिलीवरी जिसको बोलते हैं हम लोग। तो अगर अब मेयर डिलीवरी है तो उसको बोलेंगे बेयरर इंस्ट्रूमेंट, एक इंडोर्समेंट डिलीवरी है तो उसको बोलेंगे ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। अच्छा ऊपर बताना भूल गए थे क्या, देख लेते हैं जी। देखो यहाँ जो टॉपिक था ना मेयर डिलीवरी, अगर आप अगर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करते हो सिर्फ डिलीवरी करके तो उसको बोलते हैं बेयरर इंस्ट्रूमेंट, अगर जिसको साइन एंड डिलीवरी करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। चलो कोई नहीं। उसके बाद द पर्सन टू हुम इट इज ट्रांसफर ऑल्सो हैव द राइट टू फर्दर, ये नेगोशिएशन चेन बोल रहे हैं ना, आप जिसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किए वो फर्दर भी ट्रांसफर कर सकता है, इसको बोलते हैं नेगोशिएशन चेन। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं एनी डिफेक्ट इन द ओनरशिप ऑफ द प्रीवियस ओनर विल नॉट टू बी कंसिडर, ओके, इसका मतलब है कि नेमो डेट क्वाइड नॉन हैबिट यहाँ पे नहीं लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल, स्टैट्यूट के हिसाब से तीन चीज़ है जो अपने सेक्शन में पढ़ने वाले तीन चीज़, उसके बाद कस्टम एंड यूजेज के हिसाब से, ठीक है। मान अगर एक्ट जब नहीं था, एक्ट के अलावा जो चीज़ होता है ना, एक्ट के अलावा, एक्ट में तीन चीज़ कवर, उसके अलावा जो चीज़ को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है उसको बोलते हैं बाय कस्टम एंड यूजेज, ठीक है। डिलीवरी नोट, रेलवे रिसिप्ट और गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट, ये तीन याद कर लेना, एमसीक्यू में दिखेगा तुम लोग को। और कौन कौन सी चीज़ें जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, शेयर सर्टिफिकेट, डिपॉजिट रिसिप्ट और मेट रिसिप्ट, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक, पहला, फ्री एंड इनन्यूमरेबल ट्रांसफर्स, मतलब आप ना नेगोशिएबल में दो जरिए ट्रांसफर कर सकते हैं, एक मेयर डिलीवरी, एक इंडोर्समेंट डिलीवरी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ये वाला, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि आप इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएशन चेन में डाल सकते हैं, कोई लिमिट नहीं, आप जितना भी इन्फिनिटली डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, ऊपर में पढ़ के है ना फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, यहाँ पे नेमो डेट क्वाइड नॉन हैबिट नहीं लगता है। और ये जो फोर कंसिडरेशन बिफोर मेच्योरिटी वाला पॉइंट नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे जब होल्डर एंड ड्यू कोर्स पढ़ेंगे। उसके बाद होल्डर जो है वो केस कर सकता है, हाँ, जो जिसके पास जो होल्डर होता है ना, जो जिसके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर वो पैसा रियलाइज नहीं कर पाएगा तो वो केस कर सकता है, हाँ केस कर सकता है वो। अब आते हैं होल्डर एंड ड्यू कोर्स। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से गुड्स खरीदा, ठीक है। तो मिस्टर ए उसको पेमेंट करेगा, पेमेंट करने का तीन जरिया हो सकता है बेसिकली, या तो चेक देगा, या प्रोमिसरी नोट होगा, या फिर वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज देगा। तीन जरिए इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देगा अल्टीमेटली, तीनों चीज़ को एक ही नाम बोलता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये जब गुड्स लेगा उससे तो उसको अल्टीमेट पेमेंट करेगा वो उसको, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो दिमाग में रखना। उसके बाद नीचे में डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग। एच आई डी सी इज़ वन हु रिसीव इंस्ट्रूमेंट। एच आई डी सी किसको बोलते हैं, वो बंदा जिसको इंस्ट्रूमेंट मिला है, मतलब सॉरी, हु रिसीव इंस्ट्रूमेंट फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन बोले समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। होल्डर इन ड्यू कोर्स उसको बोलेंगे जिस बंदे को जो इंस्ट्रूमेंट मिला है उसने उसके बदले में उसको कुछ दिया होगा। ऊपर में जो इसको इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है मिस्टर बी को, उसने क्या दिया उसके बदले, गुड्स दिया, गुड्स या फिर सर्विस दिया उसने, उसके बदले उसको क्या मिल रहा है, तब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है। समझ में आया ना, कि पहला वो उसने कुछ कंसिडरेशन दिया होगा, और जो जो कंसिडरेशन में मिला क्या मिला, चेक मिला, प्रोमिसरी नोट मिला, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कुछ एक मिला होगा, वो अभी मेच्योरिटी में नहीं गया होगा, मतलब अभी उसका टाइम लिमिट होगा तभी ना। भाई अगर हमको अभी सामान दिए हैं तो हमको उसका पैसा मिलेगा, तो हमको चेक मिला, तो भाई एक्सपायर चेक तो मिलेगा नहीं ना, अभी मेच्योरिटी होगा उसका, ठीक है, बिफोर मेच्योरिटी होगा। और ये जो मिस्टर बी है ना, मिस्टर बी, उसको पता नहीं होगा कि जो मिस्टर ए जो मुझे चेक दे रहा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे रहा है, वो फ्रॉड करके उसने ऑब्टेन किया था, ये चीज़ मुझे पता नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा उसको पता नहीं होना चाहिए कि जो मिस्टर बी के पास चेक है वो असली में ओनर है कि नहीं है, ये चीज़ का उसको पता नहीं होनी चाहिए। ये अजम्पशन लिया जाएगा कि मिस्टर बी जो है गुड फेथ में खरीद रहा है, मतलब मिस्टर ए जो है रियल ओनर है। 2 मिनट के लिए वो सोच लेगा ये। अगर उसको पता है मिस्टर बी को कि भाई उसने चोरी करके मुझे चेक दे रहा है, तो भाई ये कंडीशन पूरा नहीं होगा, तो फिर ये जो है होल्डर एंड मिस्टर बी जो है होल्डर एंड ड्यू कोर्स नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया होल्डर एंड ड्यू कोर्स का कॉन्सेप्ट। सर ये तीन कंडीशन पूरा फुलफिल करना पड़ेगा, अगर कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुआ, एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ ना, तो वो बंदा जो है सिर्फ होल्डर कहलाएगा, एच आई डी सी नहीं कहलाएगा। ऑल होल्डर्स आर नॉट एच आई डी सी बट ऑल एच आई डी सी आर सिंपल सर, मतलब सारे के सारे एच आई डी सी को होल्डर बोलेंगे बट सारे के सारे होल्डर को एच आई डी सी नहीं बोल सकते, बिकॉज एच आई डी सी बनने के लिए होल्डर को तीन कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। क्या है तीन कंडीशन, वो ये है, कुछ समथिंग इन रिटर्न दिया होगा, कंसिडरेशन, मेच्योरिटी नहीं हुआ होगा, और नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट वाला कॉन्सेप्ट का पता नहीं होना चाहिए मिस्टर बी को। एग्जाम्पल ले लो एच आई डी सी का सेल्स ऑफ गुड्स, या फिर और होल्डर के एग्जाम्पल ले लो गिफ्ट, सर गिफ्ट मिलता है तो आप कुछ कंसिडरेशन देते हो क्या, कुछ कंसिडरेशन नहीं देते हो, इसीलिए
मेचोरिटी तो बचा होगा, हाँ। उसको पता नहीं है कि जो गिफ्ट में हमको सामान मिल रहा है वो चोरी करके मिला है, वो नहीं पता। दो कंडीशन फुलफिल हो रहा है, लेकिन तीसरा कंडीशन जो कंसिडरेशन है वो तो फुलफिल नहीं हो रहा ना गिफ्ट एंड इनहेरिटेंस में। तो इसीलिए होल्डर को क्या बोलेंगे सर, सिर्फ वहाँ कंसिडरेशन नहीं होता, इसलिए उसको होल्डर बोलेंगे, एचआईडीसी नहीं बोलेंगे। अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है ये सब, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स रीड कर लेना तुम लोग, देख लेना एक बार, बहुत ही सिंपल सिंपल एग्जांपल्स है सर। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का बहुत सारा टाइप्स होता है। पहला टाइप होता है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स। बेसिकली इनलैंड इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं, देखो अगर आपका जो इंस्ट्रूमेंट जो बन रहा है ना, ये वाला पॉइंट देखो, प्लेस ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, अगर इंडिया हिंदुस्तान में अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है, और जो पर्सन जो रहता है जिसको आप पेमेंट करना चाहते हो, जिसको आप पेमेंट कर रहे हो ना सर, ड्रॉअर तो बनाएगा इंस्ट्रूमेंट, और जिसको पेमेंट करोगे उसको पेई या ड्रॉई बोलेंगे, अभी सब पढ़ेंगे ये सब नीचे हम लोग। तो सर जिसको आप पेमेंट करना चाहते हो वो भी हिंदुस्तान का ही है, अगर आप बना भी रहे हो इंस्ट्रूमेंट को हिंदुस्तान में, और जिसको पेई जो है वो भी हिंदुस्तान का है, मतलब दो कंडीशन पूरा कर रहे हो आप। अगर दो कंडीशन पूरा, भले ही पेएबल इन हिंदुस्तान में हो या फिर आउटसाइड इंडिया हो, मतलब इंस्ट्रूमेंट को जो इनकैश किया जा रहा है ना, चेक का बिल्स ऑफ एक्सचेंज इनकैश किया जा रहा है, वो बाहर देश में हो या फिर हिंदुस्तान में, हमको उससे मतलब नहीं है। अगर कोई भी दो कंडीशन फुलफिल हो गया ना, कोई भी दो कंडीशन, तो वो इनलैंड, अगर दो कंडीशन फुलफिल मतलब दो कंडीशन अगर हिंदुस्तान में हो गया, जैसे यहाँ पे देखो पहला केस में प्लेस ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हिंदुस्तान में हो रहा है, और फिर इंडिया में हो रहा है, और फिर जो बंदा को पेमेंट करना चाहते हो वो भी हिंदुस्तान का ही है, ठीक है, तो ये दो कंडीशन फुलफिल हो गया। दो कंडीशन इंडिया दिखा रहा है तो ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। अगर यही दो कंडीशन फॉरेन होता तो सर ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। अब उसी तरह से नीचे आओ, नीचे वाला केस में देखो, इंडिया है, आउटसाइड इंडिया है, फिर इंडिया है, दो कंडीशन इंडिया है मतलब इनलैंड। और तीसरा केस क्या है, एक इंडिया है दो आउटसाइड है, अगर दो आउटसाइड हो रहा है ना यहाँ पे, तो ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। अब लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया है, ड्राइंग जो कर रहे हो ना आप इंस्ट्रूमेंट का, वो बाहर देश में कर रहे हो ना, तो उसके बाद बाकी का आपको पॉइंट देखने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आपने इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ किया आउटसाइड इंडिया तो सर ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट ही कहलाएगा, ठीक है। इसको याद कर लेना, एमसीक्यू में दिख सकता है, एक एमसीक्यू तो है, बहुत सिंपल सा एमसीक्यू वो, बट हम लोग बहुत डिटेल में कर लिए उसको। ये डेफिनेशन रीड कर लेना, ऊपर से कवर कर लिए हैं। बेयरर इंस्ट्रूमेंट, सर बेयरर इंस्ट्रूमेंट मतलब, पहले ऑर्डर पढ़ लेते हैं सर। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट मतलब सर, ऑर्डर अभी पढ़ के आए ना हम लोग, सर इंस्ट्रूमेंट में साइन एंड डिलीवर करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। अगर आप मेयर डिलीवरी आप करते हो, मतलब बिना साइन किए आप डिलीवर करोगे, उसको बोलेंगे बेयरर इंस्ट्रूमेंट। अगर आप इंस्ट्रूमेंट है, चेक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, अगर आप बिना साइन करके डिलीवर कर रहे हो किसी को तो उसको बोलेंगे बेयरर इंस्ट्रूमेंट ना सर। अगर आप साइन करके इंडोर्स एंड डिलीवर करोगे उसको बोलेंगे ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। एक टॉपिक होता है ना सर ब्लैंक इंडोर्समेंट, सर अगर एक एमसीक्यू दिख सकता है तुम लोगों का, अगर इतना डिटेल में सीएमए के बुकों में कवर नहीं किया है ब्लैंक इंडोर्समेंट का, तो हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे ब्लैंक इंडोर्समेंट किसको बोलते हैं। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर ब्लैंक इंडोर्समेंट से क्वेश्चन है तो आप लोग उसको बेयरर इंडोर्समेंट टिक करना, बिकॉज ब्लैंक इंडोर्समेंट जो होता है वो बेयरर इंस्ट्रूमेंट होता है। सर ब्लैंक इंडोर्समेंट होता क्या है, नॉलेज पर्पज के लिए देख लेते हैं एक बार। देखो एक बंदा ने, ए ने बी को बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना के दिया, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, ए शैल पे टू बी और ऑर्डर 5 lakhs आफ्टर 3 months। सब फॉर्मेट पढ़ेंगे नीचे में, अभी बस एक नॉलेज पर्पज को देख लेते हैं क्या होता है ये। तो ठीक है सर, बी के पास मिल गया, राइट, ठीक है। बी उसको फर्दर ट्रांसफर कर सकता है क्या, नेगोशिएशन चेन में डाल सकता है, हाँ डाल सकता है सर। देखो अब बी के पास आ गया ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये वाला बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसके पास आ गया, बी के पास आया। अब बी क्या करेगा, सी को दे रहा है, नीचे बी अपना सिग्नेचर कर रहा है, पी आई फिर इंडोर्स टू सी। सर हम किसी और को दे रहे हैं ना, सी को दे रहे हैं, बिकॉज हमको सी को पेमेंट करना था, सी को हमको पेमेंट करना था, तो हम उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। तो नीचे बी को साइन करना पड़ेगा, बिकॉज ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, साइन एंड डिलीवर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हुआ ना, ठीक है। फिर अब सी के पास चला गया ना इंस्ट्रूमेंट, अब सी क्या करेगा, सी डी को दे सकता है क्या, सी को पेमेंट करना था, वो वही वाला इंस्ट्रूमेंट को, वो वही वाला बिल्स ऑफ एक्सचेंज को वो नेगोशिएशन चेन में डाल सकता है कि नहीं डाल सकता, हाँ डाल सकता है सर। तो सी ने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया, तो सर सी साइन करेगा ना नीचे, हाँ सर सी साइन करेगा। लेकिन अब डी ने क्या किया सर, डी ने ब्लैंक इंडोर्समेंट कर दिया, वो उसने किसी पार्टी को दिया, उसका नाम नहीं लिखा सर, यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होगा सर। देखिए अब जो है डी के पास गया इंस्ट्रूमेंट, डी ने क्या किया, ब्लैंक इंडोर्समेंट कर दिया। टू में यहाँ पे कुछ पार्टी का नाम लिखना चाहिए था ना, बस सर उसने पार्टी का नाम तो नहीं लिखा है, ठीक है। जब पार्टी का नाम नहीं लिखेगा ना, वो ब्लैंक कर दिया ना, तो क्या होगा पता है, वो उसके बाद है ना, ये किसके पास पहुंच रहा है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसका रिकॉर्ड रखना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ से साइन एंड डिलीवर वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। नीचे में देखो वही चीज़ लिखे हम, ए ने जब बी को दिया तो साइन एंड डिलीवर किया बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, बिकॉज साइन करके डिलीवर कर रहा था सर, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, हाँ। अब बी ने जब सी को दिया, बी ने सी को दिया तो साइन एंड डिलीवर कर रहा है,
तो सर ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। सी ने डी को दिया साइन एंड डी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, सही बात है, लेकिन सर डी ने तो ब्लैंक इंडोसमेंट कर दिया। अब सर ब्लैंक इंडोसमेंट जैसे ही हो जाएगा ना, वो किसी भी पार्टी के पास पहुंचेगा, किसी भी पार्टी के पास पहुंचेगा, चाहे ई हो, एफ हो या फिर जी हो, किसी के पास ही पहुंचेगा ना। बिकॉज जब पार्टी का नाम ही नहीं है तो सर सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं है ना, बिकॉज किसके पास पहुंच रहा पता थोड़ी है। अब मेयर डिलीवरी, वो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना, आप सिर्फ डिलीवरी करके ना आप अपना राइट को ट्रांसफर करोगे, यहाँ साइन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सर साइन तो तब करते हैं ना सर जब पता रहता कौन से पार्टी के पास है। डी तो लास्ट पार्टी था, उसके बाद किसके पास पहुंच रहा पता थोड़ी है हम लोगों को। तो उसके बाद ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी करके करते करते आप अपना राइट्स को ट्रांसफ़र करोगे। इसीलिए डी ने ई को दिया ब्लैंक इंडोर्समेंट, ई ने एफ को दिया। सर ई का नाम है क्या इंस्ट्रूमेंट में? ई का नाम कहीं नहीं है, तो क्या ई साइन करेगा? क्या ई साइन नहीं करेगा। तो जब ई एफ को देगा ना सर, तो वो मेयर डिलीवरी से राइट ट्रांसफ़र होगा। जब मेयर डिलीवरी आता है ना पिक्चर में, तो सिर्फ और सिर्फ वो बेयरर इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। इसीलिए सर ब्लैंक इंडोर्समेंट को बोलते हैं बेयरर इंस्ट्रूमेंट। खत्म। चलो अब डिमांड एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं था, हार्ड टॉपिक था वो ब्लैंक इंडोर्समेंट। डिमांड इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं सर? जो पेबल ऑन डिमांड होता है, जिसमें ना टाइम लिमिट नहीं लिखा हुआ रहता है। जैसे चेक, हमेशा याद रख लेना, चेक ही है जो आपका डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। बाकी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट में ना टाइम लिमिट लिखा रहता है, उसको क्या बोलते हैं सर? टाइम इंस्ट्रूमेंट। और हमेशा याद रखना, टाइम इंस्ट्रूमेंट के केस में 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। मतलब जब ड्यू डेट में पेमेंट होगा ना 3 महीने बाद या 4 महीने बाद, जब भी ड्यू डेट होगा उसके बाद आपको 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा पेमेंट करने को। सर चेक में मिलता है क्या? चेक में नहीं मिलता, बिकॉज चेक इज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट। डिमांड इंस्ट्रूमेंट में कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलता है। अभी 3 तरह का बिल होता है सर। अगर बिल बिल जो है, बिल में कंसिडरेशन लिखा है तो सर वो जेन्युइन बिल है, मतलब सही बिल है। अगर बिल में कोई कंसिडरेशन नहीं लिखा है तो वो एकोमोडेशन बिल हुआ। ठीक है, ये याद कर लेना, सिंपल सा है। अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो वो एकोमोडेशन बिल है, विद कंसिडरेशन जेन्युइन बिल है। अगर दोनों पेयर और पे दोनों फ्रॉड या फिक्टिशियस फॉल्स बिल अगर बना रहा है तो उसको फिक्टिशियस बिल बोलेंगे। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है सर। एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट, एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं सर? वेन इंस्ट्रूमेंट इज ऑन कंडीशनली और कोलेटरल सिक्योरिटी को, ए ने अगर बी से गुड्स खरीदा तो उसको बी, ए उसको पेमेंट करेगा ना बी को, ए बी को पेमेंट करेगा, तो वो क्या करेगा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू करेगा, जैसे प्रोविजरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक। सर ये उसको पेमेंट तो कर दिया, 3-4 महीने के बाद उसके पास पेमेंट जाएगा, ठीक है सर, बी के पास जाएगा। अगर मान लो ए 3 महीने के बाद पेमेंट नहीं करेगा, अगर नहीं करता है, और इनिशियल वक्त में ही बता दिया गया था कि अगर ए पेमेंट नहीं कर पाए तो उसके बदले ए का जो दोस्त या फिर कोई बिजनेस पार्टनर जो भी है वो सी ए के बदले पेमेंट करेगा ना, तो सी जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देगा ना, किसको देगा सर? बी को देगा, उसको बोलेंगे एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट। अगर इफ बी फेल टू रियलाइज फ्रॉम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाई ए, देन बी कहाँ से रियलाइज करेगा सर? एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट से पैसा रियलाइज कर लेगा, सिंपल है। इन कोएट इंस्ट्रूमेंट, ए ने बी से गुड्स या फिर सर्विस हर महीना लेता है, ठीक है, तो उसके लिए वो पेमेंट करेगा ना उसको, हाँ पेमेंट करेगा सर, लेकिन उसको पता नहीं है ना टोटल पेमेंट कितना करना है। तो वो क्या करेगा? जो अमाउंट का कॉलम रहता है ना उसको ब्लैंक कर देगा, और स्टैम्प ड्यूटी जो कराएगा ना, ये वाले स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट के हिसाब से अगर कराएगा तो उसमें मैक्सिमम अमाउंट कितना उसको ट्रांसफ़र करना है वो स्टैम्प करवा लेगा। तो उसमें वो जो बिल का ना एक मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगा कि भाई मैं ये बिल से आप मैक्सिमम 2 लाख ही ट्रांसफ़र कर सकते हो, इस मैक्सिमम अमाउंट वो स्टैम्प के हिसाब से। बट हमको पता तो नहीं है ना कितना पैसा है हमको ट्रांसफ़र करना है, ए बी को कितना पैसा ट्रांसफ़र करेगा वो पता नहीं, इसीलिए वो ना अमाउंट का कॉलम ब्लैंक कर देगा। तो सो डैट क्या करेगा ना, बी को जब पैसा चाहिएगा वो अपने हाथ से बैठा लेगा वो, कि कितना पैसा, जितना उसने गुड्स ट्रांसफ़र किया है उस हिसाब से वो पैसा रियलाइज़ कर लेगा। लेकिन हमेशा याद रखना, मैक्सिमम अमाउंट जो है वो स्टैम्प के हिसाब से, मैक्सिमम स्टैम्प अमाउंट के हिसाब से उससे ऊपर वो अमाउंट नहीं बैठा सकता बी, उससे उतना ही या फिर उससे कम अमाउंट बैठाएगा बी। सिंपल है, रीड कर लेना। ये इंस्ट्रूमेंट विच इज़ इनकम्प्लीट इन सम रिस्पेक्ट इज नोन एज इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक था ये। अभी सर कौन कौन बन सकता है सर? कैपेसिटी टू बिकम अ पार्टी टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन एंटर कर सकता है? इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन पार्टी बन सकता है? वो सारा बंदा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो सारा बंदा बन सकता है ना? हाँ सर बन सकता है। यहाँ पे सारा का सारा बंदा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से आप कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी बन सकता है, वो लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है सर, ठीक है। और उसके अलावा कुछ कुछ बंदा है जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ही पार्टी बन सकता है, जैसे माइनर में हम लोग पढ़े थे ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में माइनर नहीं बन सकता, बट सर यहाँ पे इंटर कर सकता है। हाँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में माइनर जो है वो एज अ पार्टी इंटर तो कर सकता है, बट ना वो ना पर्सनली लायबल नहीं होगा, ये याद रखना, ठीक है। माइनर जो होगा इंटर तो करेगा, जो मैंने ब्लू पेन से लिखा उसको रीड कर लेना।
माइनर जो होगा पर्सनली लायबल नहीं होगा सर, ठीक है। कॉर्पोरेशन कंपनी बन सकता है क्या? कंपनी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इंटर कर सकता है, हाँ कंपनी भी सर पार्टी बन सकता है, कॉर्पोरेशन कंपनी को बोलते हैं, नेगोशिएबल पार्टी बन सकता है, हाँ बन सकता है। ऐसे ए बी हो रहा है ना, तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड हो जाएगा वो एग्जाम्पल। और एक एमसीक्यू में वो दिखेगा कि सर कंपनी कब पार्टी बन सकता है। अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि कंपनी पार्टी टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन सकता है, तो ही बन सकता है, मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वो इम्पावर्ड होगा कंपनी, तभी हो सकता है। वो लिखा नहीं है यहाँ पे, अच्छा लिखा ही है तो चलो ठीक है, ठीक है। अगर आर्टिकल्स में ऑथराइज किया गया होगा तो ही बन सकते हैं। एजेंट भी बन सकता है, हाँ एजेंट भी बन सकता है, प्रिंसिपल के बिहाफ में एजेंट भी इंटर कर सकता है। अगर मान लो कोई बंदा है वो मर गया, ठीक है, या फिर इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा या फिर ऑफिशियल असाइनर होगा सर, वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोले तो सन हो गया, बेटा हो गया, वाइफ हो गया या हस्बैंड हो गया, ये लोग भी उसके उसके बिहाफ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्टी बन सकता है। अब प्रोमिसरी नोट, ए ने गुड्स खरीदा बी से, तो बी सर क्या, ए ने गुड्स खरीदा तो उसको पेमेंट करेगा ए बी को, तो वो क्या इशू करेगा, प्रोमिसरी नोट इशू करेगा। सर प्रोमिसरी नोट में ना प्रॉमिस किया जाता है, तो ए क्या प्रॉमिस करेगा, ए बनाएगा, मेकर कौन होगा सर, ए मेकर होगा और बी पे होगा। पेमेंट किसको मिलना है, बी को मिलना है, इसलिए वो पे। और प्रोमिसरी नोट पेमेंट किसको करना है, ए को पेमेंट करना है, तो वो प्रोमिसरी नोट बनाएगा, इसीलिए उसको मेकर बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, प्रॉमिस करेगा सर, ये प्रॉमिस को बोलते हैं, एक और वर्ड यूज़ किया गया अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। मतलब ये जो प्रॉमिस करेगा ना, वो कोई उसमें कोई कंडीशन नहीं होगा, वो सीधा बता देगा कि बी को 5 लाख पेमेंट करना है, 3 महीना बाद पेमेंट करना है। ये सब मतलब एग्जांपल है, 5 लाख 3 महीने बाद, ठीक है। तो और ये अपना साइन कर लेगा, ये अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होगा, ठीक है। सर ये डेफिनेशन रीड कर लेना, ऊपर में अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होगा, साइन बाई मेकर, और कितना पार्टी, 2 पार्टी होगा सर, मेकर और पेई होगा, ऊपर में देख लिए फॉर्मेट, ठीक है। एकदम सिंपल सा है, ये जो फॉर्मेट पढ़े ना, ये सारा से डेफिनेशन कवर हो रहा है हम लोगों का, बस एक बार रीड कर लेना, बहुत ईजी है। अब ये लास्ट वाला पॉइंट लिखा है ना, इन केस ऑफ डिफॉल्ट आपको सूट करना पड़ेगा, मतलब केस करना पड़ेगा 3 साल के अंदर। सर बी को पेमेंट नहीं मिला ए से, ठीक है, 3 साल के अंदर कोर्ट में केस करेगा, चलो डन है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ए ने गुड्स लिया तो उसको पेमेंट करेगा ना सर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज देगा मिस्टर बी को, सेलर को। तो यहाँ पे ना उल्टा है, ऊपर में कौन बना रहा था, मेकर कौन था, प्रोमिसरी नोट का ए मेकर था, जिसको पेमेंट करना था वो बना रहा था सर। ऊपर में देखो, प्रोमिसरी नोट कौन बना रहा था, ए बना रहा था ना प्रोमिसरी नोट, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी, मेकर ये था प्रोमिसरी नोट का। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में यहाँ पे कौन बनाएगा, मिस्टर ए ने गुड्स खरीदा, पेमेंट करेगा, टेक्निकली प्रोमिसरी नोट के हिसाब से मिस्टर ए को बनाना चाहिए था, लेकिन अभी कौन बनाएगा सर, अभी बनाएगा मिस्टर बी। मिस्टर बी क्या करेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाएगा, बना करके ये मिस्टर ए को भेजेगा, मिस्टर ए क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए उसको बोलते हैं एक्सेप्टर। इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर। इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉर, जो बनाता है उसको बोलते हैं ड्रॉर। इसको बोलते हैं जिसको पैसा मिलना है मिस्टर बी को, जिसको पैसा मिलना है ना वही बना रहा है। यहाँ पे एकदम सिंपल से एक फॉर्मेट याद कर लेना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जिसको पैसा मिलना रहता है ना वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाता है, ड्रॉर इसको बोलेंगे। और ये हो गया एक्सेप्टर, ये क्या हो गया सर, मिस्टर ए जो है वो है ड्रॉई। ड्रॉई एक्सेप्टर मतलब दोनों बंदा एक ही है। और अल्टीमेटली जिसको जो बंदा अल्टीमेटली नेगोशिएशन चेन के लास्ट में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पैसा रियलाइज करेगा उसको बोलेंगे पेई, ठीक है। ये फॉर्मेट देख लो, मिस्टर ए शैल पे टू मिस्टर बी, और ये स्टैम्प करवा लेना यहाँ पे, वो प्रोमिसरी नोट में भी स्टैम्प था, ऊपर में देख लेना जा करके, वो बताना भूल गया, स्टैम्प कराना पड़ता है सारे पेपर को, ठीक है, कोर्ट से। मिस्टर ए शैल पे टू मिस्टर बी और ऑर्डर अ सम ऑफ ₹5 लाख। सर ये और ऑर्डर क्यों लिखा है भाई, जिसको साइन एंड डिलीवर करता चला जाएगा या फिर मैं डिलीवरी करता चला जाएगा वो भी तो आकर के पैसा ले सकता है ना, हाँ इसलिए और ऑर्डर लिखना पड़ता है वहाँ पे 3 महीने के बाद। और ये अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, और प्रोमिसरी नोट में क्या था, वो अनकंडीशनल प्रॉमिस था, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग था, बट यहाँ पे अनकंडीशनल ऑर्डर है। अब मिस्टर ए ड्रॉई था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना के मिस्टर बी को दे दिया। सर मिस्टर बी तो सेलर है ना, इसको तो पैसा मिलना है, ठीक है, ये एक्सेप्ट करके उसको दिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मिस्टर ए ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया, मिस्टर बी को दे दिया। बनाया तो यही था, बनाने के बाद वो इसको भेजा था ना एक्सेप्ट करने के लिए, तो ये बना करके उसको भेजा, तो ये एक्सेप्ट करके भेजा इसको, मिस्टर बी के पास आ गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ये पैसा 3 महीने के बाद ले सकता है मिस्टर ए से। सर इसने पैसा लेने के बदले क्या किया, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है मिस्टर सी को दे दिया। सर जैसे ही मिस्टर सी को दिया, इसने पैसा रियलाइज करना है मिस्टर ए से, तो सर पेई बन जाएगा ये। तो टोटल यहाँ पे 3 पार्टी है, एक है ड्रॉवर, एक है ड्रॉई, एक है पेई, ठीक है। डेफिनेशन है 3 पार्टी के, एकदम सिंपल सिंपल इजी है, बस रीड करते चले जाना। अब एक होता है चेक। सर चेक में ना एक होता है मिस्टर ए, ठीक है, ये अकाउंट होल्डर था, ठीक है। सर अकाउंट होल्डर ही चेक बनाता है ना, हाँ सर। अगर मिस्टर ए को पेमेंट करना है ना तो मिस्टर ए खुद ही चेक बनाएगा, तो ड्रॉवर कौन हुआ, वही हुआ, ठीक है। उसने मिस्टर बी को चेक दे दिया, ठीक है, मिस्टर बी को चेक दिया,
क्योंकि मिस्टर बी को पैसा मिलना है ना अल्टीमेटली। तो सर मिस्टर बी जो हो गया, मिस्टर बी को अल्टीमेटली पैसा मिलना है, तो सर मिस्टर बी कौन हो गया सर, वो पे ही हो गया। ठीक है सर, पे ही हो गया वो। तो वो चेक लेकर के बैंक में जाएगा ना, हाँ चेक लेके सर वो बैंक में जाएगा। अब सुनो, अगर चेक में क्रॉस नहीं था, क्रॉसिंग पढ़ेंगे हम लोग अभी, चेक में ना क्रॉस नहीं था, क्रॉसिंग क्या हुआ, चेक नहीं था सर, क्रॉसिंग क्या होता है पढ़ेंगे अभी हम लोग। अगर मान लो चेक में क्रॉस नहीं था ना, वो चेक क्या करेगा ना, वो जो मिस्टर ए का अकाउंट, मिस्टर ए का जो बैंक था ना, मिस्टर ए का जो बैंक, उसको बोलते हैं ड्रॉई बैंक, ठीक है। मिस्टर ए का जो बैंक था ना, मिस्टर ए के बैंक में जाएगा, अपने बैंक में नहीं जाएगा। सुनो, अपने मिस्टर बी जो है अपने बैंक में नहीं जाएगा, वो मिस्टर ए के बैंक में जाएगा, वो चेक सबमिट करेगा मिस्टर ए के बैंक में। अगर चेक में क्रॉस नहीं था तो जाएगा मिस्टर ए के बैंक में, ठीक है। अब ये मिस्टर ए का बैंक क्या करेगा सर, उसको कैश दे देगा, ठीक है, कैश दे देगा उसको। देखो यहाँ पे लिखा है थ्रू कैश डायरेक्ट टू मिस्टर बी। तो जैसे ही मिस्टर ए का बैंक मिस्टर बी को कैश देगा ना सर, इसको बोलेंगे ओवर द काउंटर, क्या बोलेंगे इसको सर, इसको बोलेंगे ओवर द काउंटर पेमेंट। और ओवर द काउंटर पेमेंट आप कब कर सकते हैं, ओवर द काउंटर आप पेमेंट तभी कर सकते हैं ना जब चेक में क्रॉस नहीं था। अगर चेक में क्रॉस था तो ओवर द काउंटर आप नहीं कर सकते। एकदम सिंपल है, यस सर सिंपल है। अब दूसरा ऑप्शन क्या था बैंक के पास, ये ना बैंक बी के थ्रू, बैंक बी का जो बैंक था उसके थ्रू मिस्टर बी को पेमेंट करेगा, ठीक है। उसको ओवर द काउंटर नहीं बोलेंगे, उस वो वाला रूट तभी यूज़ करेंगे आप जब आपका चेक में क्रॉस था। ठीक है, अभी हमको लग रहा है आप लोगों को हो सकता है कन्फ्यूजन हो, बट आगे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम लोग। सर जो चेक होता है ना, चेक एकदम बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, बिकॉज चेक में भी अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। अभी डेफिनेशन में लिखा है चेक जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, बिकॉज चेक में भी तो अनकंडीशनल ऑर्डर है, आप प्रॉमिस नहीं कर रहे, आप अपना पेमेंट करने का ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, और इसमें भी तीन पार्टी है, हाँ तीन पार्टी है। देखो ये ड्रॉर है, ये ड्रॉई, ये ड्रॉर है, ये ड्रॉई है, ये पेई है। ड्रॉर ड्रॉई पे, तीन पार्टी यहाँ पे भी है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी तीन पार्टी था, और ये अनकंडीशनल ऑर्डर है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी अनकंडीशनल ऑर्डर था। तो इसके वजह से इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है। एक एमसीक्यू दिखेगा तुम लोगों को इसके ऊपर कि चेक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसमें टिक करना है आप लोगों को। सर बैंकर बनाता है, हाँ बैंकर बनाता है। चेक ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड होता है, ऊपर पढ़ के आए थे ना हम लोग, पेएबल ऑन डिमांड होता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स चेक्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, फिर इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक। अगर ट्रंकेटेड चेक है तो वो चेक है ना, ट्रंकेटेड चेक को भी चेक माना जाता है। अगर एमसीक्यू में आए तो टिक करना है सर, ट्रंकेटेड चेक होता क्या हम बता देंगे, अभी बता देंगे। तो चेक्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेक होगा, मतलब बेसिकली जो चेक ऑनलाइन होगा ना, ऑनलाइन डिजिटल सिग्नेचर के जरिए हमें किया गया चेक, किया गया पेमेंट, उसको बोलते हैं हम लोग चेक्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तीन पार्टी इन्वॉल्व होता है, ड्रॉ ड्रॉई पे, ठीक है। ट्रंकेटेड चेक क्या होता है सर, सर ट्रंकेटेड चेक होगा ना, मिस्टर ए ने अगर गुड्स और सर्विस दिया उसको, तो ठीक है, तो उसके लिए पेमेंट वो रियलाइज़ करेगा। तो मिस्टर बी ने इसको चेक दिया, एचडीएफसी बैंक का चेक दिया। मिस्टर ए जो था, मिस्टर ए कहाँ का उसका अकाउंट है, उसका एसबीआई में अकाउंट है मिस्टर ए का, बट उसको चेक कहाँ से मिला, चेक मिला एचडीएफसी का। तो मिस्टर ए जो है अपना जो चेक मिला है उसको एचडीएफसी का, वो अपना बैंक में जमा करेगा एसबीआई में। अब ये एसबीआई क्या करेगा ना, उस चेक का फोटो, इलेक्ट्रॉनिक इमेज उठाएगा, फोटो उठा करके ना स्कैन करके, स्कैन इमेज वो आरबीआई, इसको बोलते हैं क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस के जरिए वो चेक का पेमेंट रियलाइज करेगा एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक से वो पैसा रियलाइज होकर के आएगा एसबीआई में। देखो एसबीआई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक इमेज बनाएगा चेक का, आरबीआई को भेजेगा, आरबीआई क्या करेगा, वही इलेक्ट्रॉनिक इमेज एचडीएफसी बैंक को भेजेगा, एचडीएफसी क्या करेगा, पेमेंट करेगा, किसको पेमेंट करेगा, एसबीआई को करेगा। कैसे करेगा, आरबीआई बैंक के थ्रू, मतलब क्लियरिंग हाउस के थ्रू पेमेंट करेगा, किसको करेगा सर, एसबीआई बैंक को करेगा। और एसबीआई बैंक क्या करेगा पता है, एसबीआई बैंक जो ओरिजिनल चेक मिला था ना, एचडीएफसी का चेक जो मिला था, मिस्टर ए से जो चेक मिला था, वो ओरिजिनल चेक को ना फाड़ देगा साइड से सर, वो फाड़ देगा, फाड़ करके वो अपना डिस्पोज ऑफ करेगा, रिकॉर्ड में रखेगा, उसको जो मर्जी वो करना है वो करेगा। तो जो फाड़ देता है ना जो चेक को, ओरिजिनल चेक को, उसको बोलते हैं ट्रंकेट, ट्रंकेट मतलब फाड़ देना साइड से, ठीक है, ट्रंकेटेड चेक, इसको बोलते हैं सर ट्रंकेटेड। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट, ठीक है सर, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में पूछेगा नहीं, ये नॉलेज पर्पज के लिए था ये। सर चेक का डेफिनेशन पढ़ लेना, ऊपर में तोड़ के पढ़ चुके हैं हम लोग। देखो चेक इज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन स्पेसिफाइड बैंकर, पेबल ऑन डिमांड, इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक चेक, उसके बाद इंक्लूड्स ट्रंकेटेड चेक। ये पढ़ के आए ऊपर, सिंपल है एकदम, तोड़ तोड़ के पढ़े, ये सब पढ़ लेना, रीड कर लेना, ऊपर पढ़ के आए, ठीक है। ये सब पढ़ के तीन पेयर पेई और ड्रॉर होता है, ठीक है, सॉरी ड्रॉर ड्रॉई और पेई होता है, तीन ऊपर में पढ़ लिए, रिक्विजिट रीड कर लेना। सर एक होता है ड्यू डेट, सबसे उस स्टार्टिंग में ही पढ़े थे ना डिमांड इंस्ट्रूमेंट और टाइम इंस्ट्रूमेंट के टाइम में, कि डिमांड इंस्ट्रूमेंट में कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलता है और टाइम इंस्ट्रूमेंट में ग्रेस पीरियड मिलता है।
कितना दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है सर? 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। और अगर मान लो ग्रेस पीरियड जो मिला 3 दिन, ड्यू डेट के 3 दिन का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है पेमेंट करने का, तो सर वो अगर वो 3 दिन का जो आखिरी वाला दिन है ना, वो जो है वो मान लें 2 अक्टूबर पड़ गया, 15 अगस्त पड़ गया, नेशनल हॉलीडे है, तो सर वो जो नेशनल हॉलीडे वाला दिन अगर पड़ जाता है ना आपका ड्यू डेट, तो वो एक दिन पीछे आ जाएगा। कब आ जाएगा? पीछे आ जाएगा। मतलब अगर मान लो पेमेंट का जो ड्यू डेट फॉल हुआ आपका 3 दिन जोड़ने के बाद 2 अक्टूबर, तो आपका पेमेंट करना पड़ेगा 1 अक्टूबर में। ये डिफरेंस पढ़ लेना, बहुत सिंपल है डिफरेंस। प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, हम जो मार्क किए हैं और जो पेन से लिखे हैं ना उसमें ध्यान दे देना, हो जाएगा। बहुत ईजी है वो। यार 30 मिनट्स तो यही हो गया, हम 25 मिनट्स बोले थे कराने का, कोई नहीं, और 5 मिनट लगेगा हमको। और क्रॉसिंग देखो, क्रॉसिंग मतलब होता है ना, अभी बोले थे ऊपर में बताएंगे, तुम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अभी पूरा। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को चेक दिया, ठीक है। मिस्टर ए का अकाउंट कहाँ था? एसबीआई में था सर, एसबीआई में मिस्टर ए का अकाउंट था। मिस्टर बी का अकाउंट कहाँ पे था? एचडीएफसी में था, ठीक है। तो मिस्टर ए ने चेक दिया मिस्टर बी को, चेक सर मिस्टर ए का अकाउंट कहाँ पे? एसबीआई में, तो चेक भी एसबीआई का होगा, ठीक है। अब मिस्टर बी के पास दो रास्ता है सर। पहला रास्ता, अगर चेक में डंडी मतलब क्रॉसिंग नहीं होगा, ठीक है, दो लाइन टाना जाता है चेक में, वो क्रॉसिंग नहीं होगा, तो वो क्या करेगा? वो चेक प्रेजेंट करेगा एसबीआई के बैंक में, ठीक है। मिस्टर ए का जो बैंक था ना एसबीआई बैंक, उसमें प्रेजेंट करेगा, और ये क्या करेगा? उसको कैश दे देगा, उसको बोलते हैं ओवर द काउंटर पेमेंट, ठीक है। क्या करेगा? वो चेक प्रेजेंट करेगा एसबीआई बैंक में, इसको बोलते हैं ड्रॉई बैंक, ठीक है। ए का बैंक है ना, ड्रॉई बैंक होता है ये। तो वो क्या करेगा? कैश दे देगा, इसको बोलते हैं ओवर द काउंटर पेमेंट। और सर ये ओवर द काउंटर दे दिया। अब दूसरा रास्ता, अगर चेक में क्रॉसिंग किया हुआ था तब क्या होगा सर? ये चीज़ हम नहीं बताए थे उस वक्त, थोड़ी देर पहले हम बताए थे सिर्फ ओवर द काउंटर। अब क्या है कि मिस्टर बी के जो चेक दिया ना, ठीक है, मिस्टर बी को जो चेक मिला उसमें ना 2 लाइन टाना हुआ था, जिसको बोलते हैं क्रॉस चेक। अगर क्रॉस चेक है ना तो आप ओवर द काउंटर पेमेंट नहीं ले सकते हैं सर आप, ठीक है। हम बार बार कह रहे हैं कि अगर क्रॉसिंग नहीं किया हुआ है तो आप एसबीआई में जा करके आप डायरेक्टली कैश ले सकते हैं। अगर 2 लाइन ड्रॉ किया हुआ है, मतलब चेक अगर आपका क्रॉस है, तो आप एसबीआई बैंक नहीं जाएंगे, मिस्टर बी अपना बैंक जाएगा, उसका जो खुद का बैंक है। वो कौन सा बैंक है? उसका खुद का एचडीएफसी बैंक जाएगा। वो एचडीएफसी बैंक में जाके चेक प्रेजेंट करेगा, और एचडीएफसी बैंक वाला क्या करेगा? उसका अकाउंट बैलेंस बढ़ा देगा, कैश का पेमेंट नहीं करेगा सर, उसको अकाउंट बैलेंस बढ़ा देगा। सर दो रास्ता है सर, मिस्टर ए से, मिस्टर बी को चेक मिला मिस्टर ए से, मिस्टर बी क्या करेगा? मिस्टर बी सबसे पहले मिस्टर ए के बैंक जाएगा और उससे कैश ले लेगा। सर ये कब पॉसिबल है? जब चेक में क्रॉसिंग नहीं है तब पॉसिबल है सर, और ये बहुत ही रिस्की होता है सर, बिकॉज किसी के पास भी चेक मिलेगा थर्ड पर्सन के पास, वो बेरर आदमी क्या करेगा? जाकर रियलाइज़ कर लेगा। बहुत रिस्की होता है ना सर, कोई चोरी करके ले जा करके बैंक, मिस्टर ए के बैंक से जाकर पैसा रियलाइज़ कर लिया, तो ये बेसिकली बहुत कम यूज़ होता है। अब होता है सबसे इंपॉर्टेंट, ज़्यादा यूज़ होता है मार्केट में, वो है सर चेक में क्रॉस कर देना। अगर आप क्रॉस कर दिया तो ओवर द काउंटर का रास्ता बंद हो गया। अब आप ना मिस्टर बी जो है, अब मिस्टर ए का बैंक नहीं जाएगा, एसबीआई नहीं जाएगा, वो खुद के बैंक जाएगा, एचडीएफसी, खुद के बैंक में जाएगा, चेक को सबमिट करेगा, 24 घंटे के अंदर उसका बैंक अकाउंट बैलेंस बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं सर, जब चेक क्रॉस होगा तब ऐसा पेमेंट यूज़ किया जाता है। कैसे करके चेक को क्रॉस करते हैं सर? 2 लाइन टानते हैं, इसको बोलते हैं 2 पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस या 2 डायगोनल लाइन, सिंबल ऑफ क्रॉसिंग, बहुत तरह का नाम है इसका। ये बेसिकली है क्या? दिस इज डायरेक्शन टू बैंक नॉट टू पे द ओवर। भाई आप चेक में 2 लाइन टान दिए ना, मतलब अपना बैंक को डायरेक्शन दे रहे हो कि भाई इसको ओवर द काउंटर कैश पेमेंट मत करना, जब तक ये अपने बैंक मतलब मिस्टर बी जिसको आप चेक दिए हो वो खुद के बैंक में चेक ना डाले तब तक उसको पेमेंट नहीं मिलेगा। सिंपल, पढ़ लेना, सिंपल है। चेक चेक कौन कौन ड्रॉ कर सकता है? सॉरी, चेक चेक कौन कौन क्रॉस कर सकता है? ड्रॉर कर सकता है, होल्डर कर सकता है, बैंक कर सकता है, इसको ड्रॉ ही बोलते हैं। तीनों पार्टी कर सकते हैं, 3 पार्टी होते हैं, तीनों कर सकते हैं। कितने तरह का क्रॉसिंग होती है? जनरल क्रॉसिंग जो पढ़ के आए ऊपर, 2 डंडी टान देना। सर 2 डंडी टान के ना एचडीएफसी बैंक लिख दिया, मतलब आपने जो चेक को क्रॉस किया है वो चेक तभी पेमेंट किया जाएगा जब आप एचडीएफसी बैंक में सबमिट करेंगे। अब जाके इलाहाबाद बैंक में सबमिट करेंगे तो पेमेंट नहीं मिलेगा। मतलब मिस्टर बी का 4 अकाउंट था, कनारा में था, एचडीएफसी में था, आईसीआईसीआई में, एक्सिस बैंक में था। सर मिस्टर बी को चेक मिला है, मिस्टर बी कौन सा बैंक में जाकर के चेक जमा करेगा तो उसको पैसा मिलेगा? सर एचडीएफसी। सर अगर आपने 2 लाइन के बीच में नाम लिख दिया एचडीएफसी, मतलब ये हो गया स्पेशल क्रॉसिंग। सर जनरल क्रॉसिंग में नाम नहीं लिखा है, आप चारों बैंक में जाओ कहीं पे भी जमा कर दो आपको पैसा मिल जाएगा। नाम लिख दिया, स्पेशल क्रॉसिंग हो गया वो। अब एचडीएफसी जाओगे तो पैसा मिलेगा आपको। नॉट नेगोशिएबल, एक होता है सर नॉट नेगोशिएबल। नॉट नेगोशिएबल मतलब होता है ना कि बेसिकली इसका मतलब ये नहीं कि नॉट ट्रांसफरेबल। सुनो, याद कर लो, लिखा हुआ है आपके बुक में। बेसिकली नेगोशिएबल मतलब होता है ट्रांसफरेबल, तो सबको लगेगा नॉट नेगोशिएबल मतलब नॉट ट्रांसफरेबल, ऐसा नहीं है। नॉट नेगोशिएबल अगर लिखा हुआ है 2 डंडी के बीच में, इसका मतलब वो स्टिल ट्रांसफरेबल है, वो चेक को आप नेगोशिएशन में डाल सकते हो,
ठीक है, 2 लाइन टान के ना बीच में लिख दिए सर हम नॉट नेगोशिएबल, इसका मतलब ये नहीं कि वो नॉट ट्रांसफरेबल है, वो चेक ट्रांसफर कर सकते हो, बट यहाँ पे एक स्पेशल बात ये है कि यहाँ पे नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट नहीं लगता है। मतलब एक आदमी जो वो चेक चोरी करेगा ना, वो दूसरे आदमी को ट्रांसफर कर पाएगा क्या? इतना देर से तो पढ़ लेते कर पाएगा, बट यहाँ पे नहीं कर पाएगा सर, बिकॉज यहाँ पे नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट लगता है। नॉट नेगोशिएबल चेक में ना अगर क्रॉसिंग किया और नॉट नेगोशिएबल लिखा है ना, तो यहाँ पे अगर कोई चोर अगर वो चेक चोरी करके किसी और को ट्रांसफ़र करेगा ना, तो वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा सर, बिकॉज वो वैलिड ओनर नहीं है, यहाँ पे सेल्स ऑफ गुड्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। डन है। बट हैरत की बात है कि इस चीज़ पे आपके आपके बुक में कोई एमसीक्यूज़ नहीं है। बहुत ही सिंपल सा एमसीक्यू आपके बुक में दिया है कि अगर चेक में नॉट नेगोशिएबल लिखा हुआ है क्रॉसिंग के अंदर, तो उसका मतलब क्या है, और जिसका आंसर सीएमए इंस्टीट्यूट ने गलत लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि ये नॉट ट्रांसफरेबल होगा एमसीक्यू में, बट उसका रियल आंसर पता है क्या होगा? वो ट्रांसफरेबल ही होगा, बिकॉज जो अगर क्रॉसिंग के बीच में नॉट नेगोशिएबल लिखने का मतलब ये नहीं होता कि आप चेक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। बस यहाँ पे अलग बात ये है कि यहाँ पे नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट नहीं यहाँ पे अप्लाई होता है। जनरली चेक में अप्लाई नहीं होता, बट यहाँ पे अप्लाई होता है, बट यही स्पेशल चीज़ था। बट इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन पूछा है कि भाई ये जो दो क्रॉसिंग में अगर नॉट नेगोशिएबल लिख देते हो चेक में, तो क्या चेक ट्रांसफरेबल होता है या फिर नहीं ट्रांसफरेबल होता है? तो ये ट्रांसफरेबल हो तो आंसर ये होना चाहिए, बट इंस्टीट्यूट ने लिखा है नॉट ट्रांसफरेबल, तो भाई गलत आंसर है, याद कर लेना भाई, क्या करोगे। सबसे आपका बुक का सबसे लास्ट एमसीक्यू ये वाला है। एक होता है रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, अगर आपने दो डंडी के बीच में अकाउंट पे ही लिख दिया, तो सर ये आप इसको फर्दर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, जिसका नाम लिखोगे आप सिर्फ उसी को पेमेंट जाएगा, वो आप नेगोशिएशन चेंज में नहीं डाल सकते, जिसका नाम है वही पेमेंट अल्टीमेटली रियलाइज कर सकता है, सिंपल। ठीक है, ट्रांसफरेबिलिटी खत्म हो जाता है, नेगोशिएबिलिटी खत्म हो जाता है। डबल क्रॉसिंग ये जनरल आदमी लोग यूज़ नहीं करता, दो बैंक यूज़ करता है। बेसिकली डबल क्रॉसिंग में होता है 2 बार स्पेशल क्रॉसिंग करना पड़ता है। ठीक है, कितना बार स्पेशल क्रॉसिंग हो? 2 बार स्पेशल क्रॉसिंग होता है। जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को चेक दिया, उसमें लिख दिया था डंडी के बीच में एचडीएफसी, मतलब मिस्टर बी अपने बैंक एचडीएफसी बैंक में जाएगा तब पैसा मिलेगा। तो सर मिस्टर बी ने चेक को एचडीएफसी बैंक में सबमिट किया। अब एचडीएफसी बैंक अपने पॉकेट से देगा नहीं पैसा ना, एचडीएफसी तो सर एसबीआई से पहले पैसा लेगा, तब ना सर वो मिस्टर बी को अकाउंट पहले बढ़ाएगा। तो मिस्टर एचडीएफसी बैंक क्या करेगा, मिस्टर बी का जो बैंक एचडीएफसी बैंक, वो पहले पैसा लेगा एसबीआई से, तो वो चेक को इलेक्ट्रॉनिक में ट्रांसफर करेगा, उसको किसको ट्रांसफर करेगा? ए का बैंक को एसबीआई बैंक को ट्रांसफर करेगा। तो सर जब वो चेक ट्रांसफ़र करेगा ना, उसमें एक और बार वो क्या बोलते हैं, डबल क्रॉसिंग करके लिख देगा एसबीआई बैंक। देखो एचडीएफसी पहले लिखा हुआ था, अब क्या करेगा बैंक जो है ना, वो अपने इंटरनल कंट्रोल पर्पस के लिए सर वो दो डंडी टान करके वापस से एसबीआई लिख देगा। मतलब उसको पैसा चाहिए, कौन सा बैंक पैसा देगा उसको? सिर्फ वो सिर्फ और सिर्फ एसबीआई बैंक देगा। तो यहाँ पे एक बार स्पेशल क्रॉसिंग हो रहा था जब एचडीएफसी लिख रहे थे, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक ने वापस से सेकंड बार स्पेशल क्रॉसिंग किया, उसमें एसबीआई लिख दिया। तो कितना बार हो रहा है यहाँ पे? 2 टाइम स्पेशल क्रॉसिंग हो रहा है। सर ये बैंक लोग क्यों करते हैं? ये बैंक लोग जानता है यार, मतलब जब ये ज़बरदस्ती का क्रॉसिंग एक टॉपिक है, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा ये। ठीक है, 2 बार स्पेशल क्रॉसिंग हो रहा है, बस याद रख लेना। एक बार तो ड्रॉर करता है स्पेशल क्रॉसिंग जब एचडीएफसी लिख के देता है, दूसरी बार बैंक खुद करता है। ठीक है, ये बैंक का इंटरनल कंट्रोल पर्पस के लिए होता है, जनरल इट इज़ नॉट परमिटेड टू बी, जनरल पब्लिक यूज़ नहीं करता है। लॉजिकल है ना, क्यों करेगा? एक बार क्रॉसिंग अलाउ होता है। इट इज़ प्रैक्टिस ओनली इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब बैंक के लोग जो आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें स्पेशल क्रॉसिंग करता है। चलो ठीक है, सिंपल था। डिसऑनर चेक, अगर बैंक पेमेंट करने से मना कर दिया ना, तो सर डिसऑनर ऑफ चेक हो जाएगा। जैसे बैंक रिफ्यूज टू पे द अमाउंट ऑफ चेक टू द पेई चेक सबमिट किया एचडीएफसी को। ठीक है, पेई चेक किया किसको? सबमिट एचडीएफसी को। एचडीएफसी बोला भाई पेमेंट नहीं हो पाएगा, तो इसको बोलेंगे सर डिसऑनर चेक। होता क्या डिसऑनर प्रोसेस? सुनो, पूरा प्रोसेस सुनो। जो ड्रॉई का बैंक होता है ना, एचडीएफसी एसबीआई, ड्रॉई का बैंक एग्जांपल पढ़ते हैं ना, एसबीआई था। ड्रॉई का बैंक क्या करेगा? सबसे पहले अगर चेक डिसऑनर होता है, तो ये क्या करता है? चेक रिटर्न मेमो सबमिट करता है पेई का बैंक को। ये बैंक ड्रॉई क्यों लिखा है? ये सर मिस्टर ए का बैंक है, जिसको पेमेंट करना है ना, ये वही बंदा है जिसको पेमेंट करना है सर, ये वही बंदा है। ये क्या करेगा? ये बैंक, उसका बैंक, मिस्टर ए का बैंक जो एसबीआई बैंक है, ये चेक रिटर्न मेमो सबमिट करेगा। सर डिसऑनर हो गया चेक, पेमेंट नहीं हुआ, ये क्या करेगा? चेक रिटर्न मेमो सबमिट करेगा, किसको करेगा? पेई बैंक को करेगा। अब ये पेई बैंक जो है ना, एचडीएफसी क्या करेगा? जो पेई बैंक है, ये चेक रिटर्न मेमो प्लस डिसऑनर चेक किसको ट्रांसफर कर देगा? सर पेई को कर देगा ट्रांसफर। ठीक है, तो जैसे ही पेई को मिलेगा चेक रिटर्न मेमो प्लस डिसऑनर चेक, उसको मिल गया। अब वो क्या करेगा? एप्लीकेशन देगा, वो इनिशिएट करेगा लीगल प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल अगेंस्ट ड्रॉर। अब वो ड्रॉर पे केस कर सकता है क्या?
हाँ ड्रॉर पे केस कर सकता है भाई, कुछ कंडीशन है, अभी पढ़ेंगे हम लोग, कुछ कंडीशन होगा तभी केस करेंगे, बिना कंडीशन फुलफिल किए आप केस नहीं कर सकते। क्या है कंडीशन, पढ़ेंगे हम लोग। पहले सुन लेते हैं, अगर मान लो पेई केस करता है ना ड्रॉर के ऊपर कि भाई पेई बोला कोर्ट में जाके कि भाई देखो ड्रॉर से पैसा मिलना था, ड्रॉर पैसा नहीं दिया हमको, तो हम उस पर केस करना चाहते हैं, तो कोर्ट क्या सजा देगा, कोर्ट जो सजा देगा ना 2 साल का जेल देगा, और अब जितना अमाउंट ऑफ चेक था उसका डबल अमाउंट का पेनल्टी लगवा देगा, फाइन लगवा देगा, या फिर दोनों भी लगवा सकता है। तो ये सज़ा मिलेगा उसको। पेमेंट तो करना ही है, लेकिन ये सज़ा अलग से मिलेगा। सर आपको ना 5 लाख का चेक था, 5 लाख तो पेमेंट करना ही है, ठीक है, ड्रॉर को 5 लाख का पेमेंट करना ही है, उसके साथ साथ में उसको 2 साल का जेल भी हो सकता है, उसको 10 लाख का पेनल्टी भी भरना पड़ सकता है, बिकॉज 5 लाख का चेक था, 10 लाख का पेनल्टी भरना पड़ सकता है, या फिर दोनों करना पड़ सकता है, उसको जेल भी जाना पड़ेगा, 10 लाख का पेनल्टी भी देना पड़ेगा। ठीक है सर, ये तो समझ में आया, लेकिन सर पेई जो है कोर्ट केस कब करेगा, अब पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ड्रॉर को जो पेनल्टी वगैरह प्रोसिक्यूशन वगैरह कब लायबल होगा पनिशमेंट का, वो पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला जो पेई बैंक था ना, सबसे पहला जो पेई बैंक था, ये एचडीएफसी बैंक, ऊपर पड़े थे ना चेक रिटर्न। देखो ये अभी कुछ केसेस पढ़ेंगे जहाँ पे अभी वापस से वीडियो मेरा ऑफ हो गया था, तो हमको वापस से करना पड़ा, तो ये चीज़ हम ऐड कर देंगे, कोई नहीं। तो सर हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि कुछ कंडीशंस होगा तभी ड्रॉअर को पेमेंट करना पड़ेगा पेनल्टी, मतलब पे तभी कोर्ट केस करके जब ये कंडीशंस फुलफिल हो। तो बेसिकली क्या है सर, सबसे पहले ना जो पेई बैंक जो होगा ना, क्रेडिट रिटर्न चेक रिटर्न मेमो दे दिया, डिसऑनर ऑफ चेक दे दिया, किसको दिया, पेई को दिया ना, ठीक है, मिस्टर बी को दिया, ठीक है, उसको पेमेंट नहीं मिला, तो मिस्टर बी क्या करेगा, सबसे पहले नोटिस करेगा ना, नोटिस इशू करेगा, किसको करेगा, नोटिस इशू किसको करेगा सर, मिस्टर ए को करेगा, बोलेगा भाई देख तुमको नोटिस देते हैं, तुम ना हमको पेमेंट करो जितना जल्दी से जल्द हो सके। सर ये नोटिस जो इशू करेगा ना मिस्टर बी, जो पेई है ना मिस्टर बी, मिस्टर ए को जो ड्रॉर है उसको नोटिस इशू करेगा कितने दिन के अंदर, जिस दिन एचडीएफसी बैंक या पेई बैंक जो है, जिस दिन पेई बैंक से उसको क्रेडिट चेक रिटर्न मेमो प्लस डिसऑनर ऑफ चेक मिला, उसके 30 दिन के अंदर वो नोटिस ऑफ डिमांड, नोटिस ऑफ पेमेंट इशू करेगा ड्रॉर को, बोलेगा वो 30 दिन के अंदर इशू करेगा ड्रॉर को बोले भाई पेमेंट कर दो। अब जो ड्रॉर को जैसे ही नोटिस मिला उसके 15 दिन के अंदर उसको पेमेंट करना है। अगर ये 30 दिन के अंदर नोटिस इशू किया और वो 15 दिन का पेमेंट कर दिया तो कोई कोर्ट केस वगैरह नहीं होगा। अगर 15 दिन के अंदर ड्रॉर पेमेंट नहीं किया तब उसको उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन चलेगा, 2 साल का जेल होगा, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक का उसको पेनल्टी देना पड़ेगा, या फिर दोनों देना पड़ेगा, पर साथ साथ में पेमेंट भी करना पड़ेगा। ये रीड कर लेना, जो बताए हैं वही एकदम साफ साफ इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये सब आपके बुक का प्रॉपर नोट्स है, अच्छे से पढ़ लेना है सब। अब जब कोर्ट ना ऑफेंस का ट्रायल करता है ना, ट्रायल मतलब होता है बेसिकली जब कोर्ट में लॉयर फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स वगैरह जब कोर्ट में केस करते हैं ना सर, तो उसको ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस बोलते हैं। तो जब ड्यूरिंग द ट्रायल अगर कोर्ट को लगता है कि भाई मिस्टर बी जो पेई था, जिसको पैसा मिलना था, वो बेचारा गुड फेथ में था, उसको अभी अर्जेंट पैसा का ज़रूरत है, तो कोर्ट क्या करेगा ना, इंटरिम कंपनसेशन को ऑर्डर दे देगा। किसको ऑर्डर देगा सर, मिस्टर ए को ऑर्डर देगा, बोलेगा ना भाई देख वो गरीब आदमी है, उसको कम से कम 20% ऑफ जो चेक अमाउंट था ना वो दे दे। अगर 5 लाख का चेक है तो 20% कितना हो, 1 लाख, 1 लाख रुपये दे दे भाई उसको, ठीक है। बाकी 80% तुम बाद में भी दे देना, बिकॉज ऊपर में जब हम लोग पढ़े हैं पेनल्टी वगैरह तो वहाँ टाइम लिमिट नहीं लिखा हुआ है कितने दिन के अंदर पेमेंट करना होगा। मान लो 5 लाख का चेक था, ठीक है, मिस्टर ए नहीं दिया, तो कहीं पे पढ़े ऐसा कि उसको 1 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देना है, 1 साल के अंदर, तो वो जब मर्जी होगा ड्रॉर पेमेंट करेगा, ठीक है। तो भाई लेकिन अगर मिस्टर बी को अर्जेंट पैसा का ज़रूरत है, उसका पैसा अटका हुआ है, तो वो क्या करेगा, तो कोर्ट में एप्लीकेशन देगा, बोलेगा भाई मेरे को अर्जेंट पैसा का ज़रूरत है, कोर्ट को बोलेगा, कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट बोलेगा इनी वो क्या करेगा, वो इंटरिम कंपनसेशन ऑर्डर कर देगा पेई को, बोलेगा कि भाई देख ड्रॉर मिस्टर ए, आप ना मिस्टर बी को ना कितना मैक्सिमम 20% ऑफ चेक अमाउंट ना अपना अभी 60 दिन के अंदर दे दीजिए उसको, उसको अभी अर्जेंट का पैसा का ज़रूरत है। अब ये 60 दिन, अगर मान लें मिस्टर जो ए है, जो ड्रॉर है, वो अगर बोलेगा सर 60 दिन नहीं उसको 90 दिन कर दीजिए, तो कोर्ट कोर्ट जो है 30 दिन का और एडिशनल डेज उसको ग्रांट कर सकता है, नॉट मैंडेटरी। 60 दिन में तो पेमेंट करनी ही है, अगर कोई रीजनेबल अगर जस्टिफिकेशन होगा तो 60 में प्लस 30 दिन और कर देगा 90 दिन के अंदर। तो इसका मतलब है कि जो ड्रॉर होगा 90 दिन के अंदर पेमेंट करेगा। तो हम लोगों का ना सर डन हो गया ये पूरे अच्छे से। अब ये एमसीक्यूज को हम एक बार से घुमा दे रहे हैं, ठीक है, तुम लोग ना फटाफट ना रीड कर लेना पॉज कर करके। अगर जो डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ है वहाँ पे मैंने इतना एक्सप्लेनेशन डाल दिया है, देख लो फटाफट करके। हो गया वीडियोस कंप्लीट हम लोग 40 मिनट में, पूरा नेगोशिएबल। अच्छे से करना, ऑल द बेस्ट। बहुत ही इजी चैप्टर है, कुछ डाउट हो अगर तो तुम लोग हमसे ये पूछ लेना, कमेंट कर लेना, हम पक्का रिप्लाई करेंगे तुम लोगों का। ऑल द बेस्ट।